नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई कहानी में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है उलझन का शिकार। दोस्तों, मेरी नंद जब कॉलेज से घर वापस आती थी तो उसके बाल बिखरे हुए होते थे और उसकी हालत बहुत खराब होती थी। घर आते ही अपने कपड़े धोने लगती। मुझे बहुत हैरानी होती थी। मुझे कुछ शक होने लगा तो अगले दिन मैं अपनी नंद के पीछे कॉलेज चली गई। कुछ देर बाद मेरी ननद कॉलेज से बाहर निकली और 4-5 लड़कों के साथ गाड़ी में बैठकर कहीं जाने लगी। मैं भी उसके पीछे पीछे चली गई और उसके बाद जो मैंने देखा उसे देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि मेरी ननद उन लड़कों के साथ ऐसा काम कर रही थी जिसे सुनकर आपका दिल दहल उठेगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके इस कहानी को सुनकर। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आपसे हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग कहानी को सुनकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। कृपया सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मेरी शादी को अभी कुछ ही साल हुए हैं। मैं अपने पति के साथ बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रही हूँ, मगर कुछ दिनों से मुझे अपने परिवार में बहुत कुछ गलत होता हुआ महसूस हो रहा है। मैंने यह बात किसी को नहीं कही क्योंकि मैं अभी बिल्कुल यहाँ नहीं हूँ। अगर मैं किसी को भी कुछ बोलूंगी तो मुझ पर इल्जाम लगाया जाएगा कि मैं उनके घर की लड़की को बुरा कह रही हूँ। दरअसल मेरी ननद कॉलेज जाती है। उसकी उम्र सिर्फ 17 साल है। वह घर भर की लाडली है। सब उससे बहुत प्यार करते हैं। एक लौती होने की वजह से उसकी माँ उसे सर आंखों पर बिठाती है। यह बात मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है, इसीलिए मैं अपनी ननद से न तो उलझती हूँ और न ही उसे कुछ कहती हूँ, क्योंकि मुझे अपना घर बहुत ज्यादा प्यारा है। मगर कुछ दिनों से मुझे बहुत ही कुछ असामान्य महसूस हो रहा है। जब भी मेरी ननद कॉलेज से घर वापस आती है तो वह बहुत ज्यादा उलझन का शिकार होती है। बाल बिखरे हुए होते हैं, चेहरे पर भी असामान्य परेशानी होती है और कपड़े पर कई सिलवटें मौजूद होती हैं। यह बात मुझे बहुत ही अजीब लगती है। वह फौरन आते ही बाथरूम में घुस जाती है, जल्दी जल्दी नहाती है और फिर कपड़े धोने बैठ जाती है। घर के अंदर उसकी माँ ने भी कई बार उससे यह सवाल पूछ लिया है कि तुम आधी रात को ही कपड़े क्यों धोती हो? पहले तो तुम ऐसा कुछ नहीं करती थी, मैं ही तुम्हारे कपड़ों को धोया करती थी, मगर अब तो तुम्हारे तौर तरीके बदल गए हैं। तो वह हंसकर यह बात कह देती है कि पहले तो भाभी घर में नहीं थी, अब अगर भाभी की मौजूदगी में भी मैं काम आपसे करवाऊंगी तो यह अच्छी बात नहीं होगी। इसीलिए मैं अपने काम खुद करना चाहती हूँ। कॉलेज में इम्प्रेशन अच्छा पड़े, इसीलिए मैं साफ सुथरी जाना चाहती हूँ। यही वजह है कि मैं रोज कपड़े धो रही हूँ, जबकि मुझे यह सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। न जाने क्यों मुझे कुछ गड़बड़ी महसूस हो रही थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। मैं चुपचाप इन माँ बेटी की बातें सुनती रही। रात में मेरे पति आए तो मैं उनसे भी इस बात का जिक्र करना चाहती थी, मगर मैं चुप रही। मेरे दिल में एक डर था कि कहीं मेरे पति को मेरी बातें बुरी लग गईं, तो बेवजह हम दोनों के बीच नाराजगी पैदा हो जाएगी। मैं अभी इसी बारे में सोच रही थी जब अचानक मेरे पति ने मेरा हाथ थाम लिया था और मुझे अपनी तरफ ध्यान करते हुए बोले थे, क्या हो गया? मैं कब से आया हुआ हूँ और तुम अपनी ही सोच में मग्न हो। कोई बात हो गई है? मम्मी या छोटी ने कुछ कहा है? जबकि मेरा दिल ऐसा महसूस होता था जैसे धड़कना भूल गया हो। मैंने फौरन ही सिरना में हिलाते हुए कहा था, नहीं नहीं, वह लोग भला मुझे क्यों बोलेंगे? मैं तो बस वैसे ही घर के बारे में सोच रही थी कि कल क्या पकाना है। आप बताइए, आपने आज सारा दिन क्या किया? मैं उन्हें फौरन ही अपनी बातों में उलझा चुकी थी, क्योंकि जब तक मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं आ जाता तब तक मैं किसी की बेटी पर इल्जाम नहीं लगा सकती थी। काफी देर तक मैं अपने पति के साथ बैठी यहाँ वहाँ की बातें करती रही और फिर वह सोने के लिए लेट गए, क्योंकि उन्हें सुबह जल्दी ही ऑफिस जाना पड़ता था। मगर मुझे बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी, क्योंकि अब यह बात मैं बहुत गहराई से सोचने लगी थी। मेरे लिए मेरे पति की इज्जत बहुत ज्यादा जरूरी थी। अगर मेरी ननद कुछ गलत कर रही थी तो मुझ पर फर्ज था कि मैं उसे इस गलत चीज से रोकती, मगर मुझे डर भी था कि कहीं उसे बुरा न लग जाए। कुछ सोचकर मैं अपने कमरे से बाहर आई थी। अभी रात के 11 बज रहे थे। मुझे पता था कि मेरी ननद देर रात तक जागती है। यह सोचकर मैं उसके कमरे की तरफ बढ़ गई थी।
मैं अभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक देती, उससे पहले ही मेरे दिल में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं बिना दस्तक के ही अंदर चली जाऊं। यही सोचकर मैंने दरवाजा खोला तो मेरी ननद अपने मोबाइल पर किसी से हंस-हंस कर बातें कर रही थी। मुझे देखते ही उसने घबराकर मोबाइल बंद कर दिया और परेशान होकर बोली, जी भाभी, क्या हुआ? आप यहाँ क्यों आई हैं? उसके अंदाज में लड़खड़ाहट साफ महसूस हो रही थी। चेहरे पर भी छोटे छोटे पसीने के कतरे आ चुके थे और चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी। मैं एक पल के लिए हैरान हुई कि वह इतना क्यों घबरा रही है। उसे देखते हुए मैं बोली, नहीं, वैसे ही मैंने सोचा कि तुमसे थोड़ी देर बातचीत कर लेती हूँ। सारा दिन तो पढ़ाई में व्यस्त रहती हो, अभी तो तुम फ्री हो। वह फौरन ही हकला कर बोली, जी बैठ जाइए, क्या बात करनी है, बोलिए। उसका अंदाज बहुत अजीब था जो मुझे काफी शकी लग रहा था। मैं उसके पास ही बैठ गई और उसके कमरे को गौर से देखने लगी। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं थी, 25 साल की एक जवान औरत थी और अब तो शादीशुदा थी। मुझे लड़कियों के तौर तरीके बहुत अच्छे से समझ आ जाते थे और इस उम्र में तो हर लड़की ही भटक जाती है। यही वजह थी कि मैं अपनी ननद पर थोड़ा गौर कर रही थी। मैं उसे देखते हुए सवालिया लहजे में बोली, एक बात पूछूं, नेहा? उसने सिर को हल्की झुंझलाहट में हिलाया। मैंने कहा, तुम्हारे कॉलेज में लड़के होते हैं? मेरा यह सवाल उसे चौंकने पर मजबूर कर चुका था। वह फौरन ही घबराकर बोली, क्यों भाभी, क्या हो गया? आप इस तरह क्यों पूछ रही हैं? मैं तो। वह कुछ और कहती, उससे पहले ही मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, नहीं, बस वैसे ही पूछ रही थी। कुछ गर्ल्स कॉलेज होते हैं और कुछ सहशिक्षा कॉलेज भी। तो तुम कहाँ पढ़ती हो? उसने अपना लहजा संभाला और अब मुझे आराम से जवाब देने लगी। वह कहने लगी, हमारा सहशिक्षा कॉलेज है जहाँ पर लड़के और लड़कियाँ दोनों मौजूद होते हैं। मैं फौरन बोली, तो फिर तुम्हारी तो लड़कों से भी दोस्ती होगी और होनी भी चाहिए। इस उम्र में तो हर किसी का दिल चाहता है कि मेरे लड़के दोस्त हों, मैं उनके साथ घूमूं फिरूं, खाऊं पीऊं। ऐसा ही है ना? मैं उसे देखते हुए बहुत संभालते हुए अपनी बात रख रही थी जब वह फौरन ही बोली, भाभी, मुझे नींद आ रही है, सुबह कॉलेज भी जाना है, तो मैं जल्दी सोना चाहती हूँ। अगर आपको बुरा न लगे तो मैं सो जाऊं। उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया था और यही मुझे किसी गड़बड़ का एहसास हो गया था। मैंने सिर को हल्की झुंझलाहट में हिलाया और चुपचाप कमरे से बाहर आ गई। मेरे बाहर आने के बाद भी उसके कमरे की लाइट जल रही थी। मैंने दिल ही दिल में इस बात को स्वीकार कर लिया था कि दाल में कुछ काला जरूर है। मैं इस तरह से नेहा को बर्बाद होने नहीं दे सकती। वह सिर्फ 17 साल की है। इस उम्र में लड़कियों के पास इतनी समझदारी और अनुभव नहीं होता। बहुत कम लड़कियां ऐसी होती हैं जो समझदार बन जाती हैं, लेकिन बहुत सी लड़कियां इस उम्र में ही भटक जाती हैं। और जितना प्यार और दुलार नेहा को दिया जाता था, वह बहुत आराम से भटक सकती थी। यही वजह थी कि मैं उसकी फिक्र कर रही थी। बेशक अगर मैं यह बातें किसी भी ससुराल वाले से या अपने मायके में किसी से करती तो सब यही कहते कि तुम भाभी हो, तुम्हें इन सब चीजों में दखल देने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं यह नहीं मानती थी। बेशक मैं नेहा की भाभी थी, मगर मैं उसकी बड़ी बहन भी बन सकती थी। यह मेरा परिवार था और अगर मेरे परिवार की जरा भी बदनामी होती तो यह बात मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। मैं लिविंग रूम में ही बैठकर इस सिलसिले में सोचने लगी थी जब अचानक मेरी सास कमरे से बाहर आई थी। शायद वह किचन में जाने वाली थी, लेकिन मुझे लिविंग रूम में बैठा देखकर मेरे पास आ गई। मैं फौरन ही घबराकर अपनी जगह से खड़ी हो गई। वह मुझे देखते हुए बोली, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? तुम्हारी और रोहित की लड़ाई तो नहीं हो गई? मैंने सिर को ना में हिलाया और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे नहीं मम्मी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए बाहर आकर बैठ गई। कोई काम है तो बताइए, मैं कर देती हूँ। वह सिर ना में हिलाते हुए बोली, अरे जाओ लेटो, आ जाएगी नींद। फिर सुबह तुम्हें सबसे पहले जागना होता है, घर के काम भी होते हैं। मैं तो बस पानी भरने आई थी, इसे भरकर कमरे में जाऊंगी। यह कहकर वह किचन की तरफ चली गई, जबकि मैं भी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। कमरे में आई तो मेरे पति गहरी नींद में सो रहे थे।
मैंने एक नजर उनके चेहरे पर डाली और चुपचाप उनके पहलू में लेट गई। रात कतरा करके बीतती चली गई। मैं कब सोचते सोचते गहरी नींद में चली गई, मुझे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो सुबह के 7 बज रहे थे। मेरे पति 8 बजे तक ऑफिस चले जाते थे और यही समय मेरी ननद के कॉलेज जाने का भी होता था। मैं बाहर आई तो चारों तरफ सन्नाटा था। मैंने फौरन ही अपने बालों को जूड़े की शक्ल में बांधा और जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बनाने लगी। मैं घर की सबसे बड़ी बहू थी, इसलिए सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर थी और मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं अपने ससुराल को अपना घर समझती थी। मैंने जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता तैयार कर लिया था। 8 बजे के करीब मेरे पति, ननद और देवर तीनों ही बाहर आ गए। मेरी सास और ससुर 10 बजे के करीब उठते थे। उन्हें कोई भी परेशान नहीं करता था। मैंने जल्दी जल्दी इन तीनों को नाश्ता दिया, जबकि मेरे पति अपनी बहन को अपने पास बिठाकर बातें कर रहे थे। मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। न जाने क्यों मुझे अपनी ननद बिल्कुल भी ठीक लड़की नहीं लग रही थी। मुझे दाल में बहुत कुछ काला महसूस हो रहा था। मैंने जल्दी से नाश्ता लगाकर उन सबको मेज पर आने के लिए बोल दिया था। थोड़ी ही देर में वे सब नाश्ता करके अपनी अपनी मंजिलों के लिए निकल चुके थे। मैं वहीं बैठ गई थी और अब सुकून से नाश्ता करने लगी थी। लेकिन मेरी सोचों का केंद्र मेरी ननद थी। एक पल के लिए मेरे दिल में एक ख्याल आया, मैं क्यों इस लड़की के पीछे इतना दिमाग लगा रही हूँ। मुझे पता है जब मैं कुछ इसके लिए कर लूंगी या फिर इसे किसी बुराई से रोकूंगी, तब भी मुझे कोई फल हासिल नहीं होगा। सब यही बोलेंगे कि भाभी थी, तभी ननद की पीछे में लगी रही। मगर फिर मैंने यह सोचकर सर झटक दिया कि मुझे लोगों के सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी ननद को बचाना है। काफी देर तक मैं इसी बारे में सोचती रही थी और फिर बर्तन उठाकर मैंने किचन में रख दिए थे। थोड़ी देर आराम करने के बाद जब मैं बाहर आई तो मम्मी और पापा भी जाग चुके थे। मैंने जल्दी से उन लोगों के लिए भी नाश्ता बनाया था और उनके आगे रख दिया था। जब अचानक मेरे ससुर अपनी मेरी सास को देखते हुए बोले, सरस्वती एक बात कहूँ। मैं उनके पास ही खड़ी हुई थी जब मेरी सास ने पहला निवाला लेकर सिर को हल्की झुकाकर सहमति दी। मेरे ससुर बोलने लगे, जरा अपनी बेटी पर थोड़ा ध्यान देना, जाने क्यों मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है। मैंने चौंक कर अपने ससुर की तरफ देखा था। यानी जो चीज मैंने महसूस की थी वो किसी और ने भी महसूस की थी। यानी मेरा शक गलत नहीं था। मेरी सास एकदम गड़बड़ा कर बोली थी, क्यों, क्या हुआ, क्या मतलब है आपकी बात का। यकीनन वो मेरी मौजूदगी से थोड़ा अजीब महसूस कर रही थी, इसीलिए मैं खामोशी से किचन में चली गई थी। मुझे नहीं मालूम था कि उन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, लेकिन मैं इतना तो समझ गई थी कि मामला वाकई कुछ गड़बड़ है। मैं अब अपनी ननद के वापस आने का इंतजार करने लगी थी। मैं देखना चाहती थी कि आज भी वो यही सब करेगी। पहले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो आती थी, उसकी वही हालत हो रही होती थी। लेकिन जब से उसने अपने कपड़े वगैरह धोने शुरू किए थे, यही चीज मुझे चौंकने पर मजबूर कर रही थी। मैं एक शादीशुदा लड़की थी और एक शादीशुदा लड़की इन सब चीजों को बहुत अच्छे से समझ जाती है। करीब 2 बजे के बीच वो घर के अंदर दाखिल हुई थी। उसके पैर बहुत ज्यादा कांप रहे थे, हालत बेहाल हो रही थी। बाल बिखरे हुए थे और चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। कपड़े भी बहुत खराब हो रखे थे। उसने अपना बैग सोफे पर रखा था और सीधा बाथरूम चली गई थी। मैंने अपने सर को हल्की झंझनाहट दी थी और कुछ सोचकर उसके बैग की तरफ बढ़ी थी। न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इस बैग के अंदर कुछ न कुछ है। मगर मैं जैसे ही जिप खोलती, उससे पहले ही मेरी सास कमरे से बाहर आ गई थी और मुझे देखते हुए बोली थी, क्या हुआ बहू, सब ठीक तो है? तुम नेहा के बैग के पास क्या कर रही हो? मैंने हड़बड़ाकर उसके बैग को छोड़ा था और सर को ना में हिलाते हुए बोली थी, अरे नहीं मम्मी, मैं बस उसका बैग उठाकर कमरे में रखने के लिए ले जा रही थी। उसका बैग उठाकर कमरे में रखने के लिए ले जा रही थी। वह वॉशरूम गई है, जबकि उसकी मम्मी सिर को हाँ में हिलाकर वहीं मेरे बराबर में आकर बैठ गई थी। मैं बुरी तरह से घबरा चुकी थी, इसीलिए जल्दी से उसका बैग उठाकर उसके कमरे में छोड़ आई थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा था।
अगर मेरी सास मुझे उसका बैग चेक करते हुए देख लेती तो न जाने मेरे बारे में क्या सोचती। मुझे तो अभी भी उसी बात का डर था कि पता नहीं वह मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी। मैं बाहर आई तो मेरी ननद अपनी माँ की गोदी में सिर रख कर लेटी हुई थी। उसने अपने कपड़े बदल लिए थे। उसकी माँ उसके बालों में उंगलियां फेर कर उससे कॉलेज के बारे में पूछ रही थी, जबकि वह बिल्कुल निडाल होकर उनकी गोदी में सिर रखकर गहरी नींद सो चुकी थी। मैं हैरान थी, वरना शुरुआत के दिनों में जब मेरी ननद कॉलेज से वापस आती थी तो बेशक बहुत ज्यादा थकी हुई होती थी, लेकिन जरूर खाना खाती थी, कपड़े बदलती थी, इसके बाद सबसे बातचीत करती थी, फिर कहीं जाकर वह सोने के लिए लेटती थी। लेकिन अब वह आती थी और कपड़े वगैरह बदल कर ऐसी सोती थी कि शाम के वक्त ही जागा करती थी। मेरी सास मुझे देखते हुए धीमी आवाज में बोली थी, तुम जल्दी से नेहा के लिए कुछ हल्का फुल्का बना दो, उसकी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है, मेरी बच्ची बहुत ज्यादा थक जाती है। यह बोलकर वह उसके हाथ पैर दबा रही थी, जबकि मैं खामोशी से किचन में आकर उसके लिए कुछ हल्का फुल्का तैयार करने लगी थी। मुझे अपनी ननद से बिल्कुल भी न जलन महसूस होती थी और न ही कुछ बुरा लगता था। मेरी नजर में वह बिल्कुल छोटी बच्ची थी, मगर जब से उसकी हालत बदल रही थी मुझे अब चिंता सताने लगी थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया था। पूरा दिन उसी बारे में सोचने के बाद मैंने इरादा कर लिया था कि मैं अपने पति से अपनी ननद की हालत का जिक्र करूंगी। बेशक मैं जानती थी कि उन्हें बुरा लगेगा और वह नाराज भी हो जाएंगे, लेकिन मैं एक छोटी सी कोशिश करना चाहती थी। क्या पता इस तरह मेरी ननद की थोड़ी जिंदगी बहाल हो जाए, क्योंकि मुझे उसकी जिंदगी भी अब खतरे में लगने महसूस हो गई थी। शाम के वक्त जब मेरे पति घर वापस आए तो काफी खुश नजर आ रहे थे। उनके हाथ में काफी फल वगैरह भी मौजूद थे। मैंने इत्मीनान का सांस बाहर किया था कि मैं अब आराम से उनसे अपनी बात कर लूंगी, क्योंकि अगर मर्द का मूड ठीक न हो तो उससे कभी भी किसी भी गलत तरीके की बात नहीं करनी चाहिए, खास करके उसके घर वालों के बारे में तो कभी भी नहीं। खाना वगैरह खाने के बाद जब मेरे पति कमरे के अंदर चले गए तो मैं भी बहाने से कमरे के अंदर आ गई थी। वह अपने लैपटॉप पर काम कर रहे थे जब मैं तुरंत उनके करीब आकर उनके सीने से लगकर बैठ गई थी। वह मुझे हैरानी वाली निगाहों से देखते हुए बोले थे, क्या हो गया मैडम, आज तो आप काफी खुश नजर आ रही हैं। मैंने सिर को हाँ में हिलाई थी और उन्हें देखते हुए बोली थी, जब मेरे पति इतना खुश हैं तो मैं भला क्यों खुश न हूँ। और वैसे आप इतने खुश क्यों हैं और इतने सारे फल वगैरह क्यों लेकर आए। वह फौरन बोले थे, अरे नहीं, काफी दिनों बाद नेहा की कॉल आई थी। वह कहने लगी कि भैया मुझे फल खाने हैं। बस यही बात मुझे खुश कर रही थी कि मेरी बहन हमें कितना मान देती है, जो भी ख्वाहिश होती है बेधड़क कह देती है। यही वजह थी कि मैं आज थोड़ा खुश था। अपने पति के लहजे में प्यार देख मुझे अजीब सी बेचैनी हुई थी। दिल चाहता था कि मैं खामोश रहूं, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत की थी और अपने प्लान को अंजाम देना शुरू किया था। मैंने अपने पति का हाथ थाम लिया था और उन्हें देखते हुए बोली थी, रोहित, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मैं जानती हूँ शायद आपको मेरी यह बात बुरी लगे और आप मुझसे नाराज भी हो जाएंगे, लेकिन मैं अपना फर्ज पूरा करना चाहती हूँ। आप बुरा नहीं मानना, लेकिन मेरी बात बहुत गौर से सुनना। मैंने एक लंबी सांस ली थी जब वह फौरन बोले थे, अरे क्या हो गया जान, जो भी बात है तुम मुझे आराम से बता सकती हो, घबराने की जरूरत कोई नहीं है। तुम मेरे लिए बहुत जरूरी और अहमियत रखने वाली लड़की हो। तुमने जितना मेरे लिए किया है कोई लड़की किसी के लिए नहीं करती। वह फौरन ही खुश होकर बोले थे, जबकि मुझे मालूम था अभी कुछ ही पल बाद यह खुशी मंद पड़ जाएगी, क्योंकि मैं बात ही उनकी बहन के बारे में करने लगी थी। मैंने अपना सिर झुका लिया था और धीमी आवाज में बोली थी, रोहित, मुझे नेहा के रंगढंग कुछ ठीक नहीं लग रहे। इसका यह मतलब नहीं कि मैं आपकी बहन के ऊपर पर इल्जाम लगा रही हूँ। दरअसल मैं और कुछ कहती हूँ। इससे पहले ही मेरे पति ने जोर से मेरे हाथों को झटका दिया था और मेरे चेहरे को देखते हुए गुस्से से बोले थे, खामोश हो जाओ और अपना मुंह को बंद रखो। बेशक हमारी शादी को सिर्फ 6 महीने हुए हैं, मगर इन 6 महीनों में कुछ ही पल में भुला भी सकता हूँ। मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन यह सब तमाशा नहीं। मैंने पहली रात ही तुम्हें समझा दिया था कि मैं अपने घर वालों के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुनूंगा, और खासकर अपनी बहन के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे लिए मेरी बहन बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। पापा की तबीयत खराबी के बाद मैंने ही उसे बाप बनकर पाला है,
इसलिए मैं अपनी बहन के बारे में कुछ नहीं सुनूंगा। वह और कुछ कहते इससे पहले ही मैं उन्हें देखते हुए बोली थी, मेरी बात तो सुने रोहित, मैं आपकी बहन पर इल्जाम नहीं लगा रही, मैंने कुछ देखा है। उन्होंने फौरन ही मेरी बात को काट दिया था और एक बार फिर सख्त लहजे में बोले थे। मैंने कहा कि खामोश हो जाओ, तुम्हें समझ नहीं आ रही? मुझे कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सुनना है। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही यह बात? जिस तरीके से वह मुझे डांट रहे थे, मेरा दिल एकदम से सहम गया था। मैं बुरी तरह से डर गई थी और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली थी, अच्छा मैं चुप हो जाती हूँ, मैं कोई गलत बात नहीं कर रही, मैं तो बस आपकी फिक्र में बोल रही थी, लेकिन अगर आपको बुरा लग रहा है तो मैं नहीं बोलूंगी। ये बोलकर मैं फौरन ही अपनी जगह से खड़ी हो गई थी, क्योंकि अब कमरे में रहना मुझे अजीब महसूस हो रहा था। मेरे पति अचानक से गुस्से में आ गए थे, वरना इन 6 महीनों के दौरान मेरे पति ने कभी गुस्सा नहीं किया था। मैं बाहर आकर बैठ गई थी। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। मेरे माता पिता ने शादी के वक्त मुझे एक ही बात समझाई थी कि कभी भी अपने पति से न उलझना, हमें तुम्हारी तरफ से कोई शिकायत नहीं चाहिए। बेशक हम तुम्हें ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ से अगर तुम्हारी डोली उठ रही है तो वहाँ से तुम्हारा अर्थी उठना चाहिए, लेकिन हम तुम्हें ये जरूर कहेंगे कि तुम्हें अपना घर बसाना है। हमें तुम्हारी तरफ से या दामाद जी की तरफ से कोई शिकायत नहीं चाहिए। जबकि मैं भी इसी वजह से थोड़ी सी घबराई हुई थी। मेरी मम्मी ने मुझे आखिरी वक्त में एक और बात समझाई थी कि कभी भी अपने पति के सामने उसके घर वालों की बुराई नहीं करना। ये बात उसको बहुत बुरी लगती है। अगर वो इस वक्त कुछ नहीं बोलेगा तो बाद में तुमसे इस चीज का जरूर बदला लेगा, इसीलिए अपनी ज़बान को लगाम देना। यही वजह थी कि मैं खामोश हो गई थी और अब बुरी तरह से सहम चुकी थी। मैंने खुद को डांटा था कि मैं क्यों बेवजह अपने ससुराल के प्रॉब्लम में दखलंदाजी कर रही हूँ। बेशक मैं इस घर की बहू हूँ, मेरा भी अब यही परिवार है, लेकिन मुझे ये बात समझनी चाहिए थी कि यहाँ पर अगर मैं किसी को अपना समझ रही हूँ तो वो मेरा अपना नहीं है। मुझे अभी यहाँ आए हुए 6 महीने हुए हैं। मुझे अपनी जगह बनाने के लिए यहाँ पर थोड़ा वक्त लगेगा। मुझे अभी बैठे थोड़ी ही देर हुई थी जब अचानक मेरे पति बाहर आए थे और मुझे इशारे से कमरे में आने का बोला था, मगर मुझे अब बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी, इसीलिए मैंने वहीं खड़े होकर उनसे माफी मांगी थी और मैंने कहा था मुझे पता नहीं था कि आपको बुरा लग जाएगा। मगर वो फौरन ही मेरे करीब आए थे और उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और सिर को ना में हिलाकर मुझे कमरे के अंदर ले आए। उनका गुस्सा लहजा मुझे सहमने पर मजबूर कर चुका था। मैं भी अपने घर की लाडली और एकलौती बेटी थी, इसीलिए कभी भी किसी ने मुझसे इस टोन में बात नहीं की थी। यही वजह थी कि मैं थोड़ा डर चुकी थी। वो मुझे देखते हुए बोले थे, देखो प्रिया, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन मैं कभी भी अपनी बहन या माँ या भाई के बारे में नहीं सुन सकता। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? जबकि मैंने सिर को झुका लिया था और सिर को हाँ में हिलाई थी। वो आगे बोले थे, अच्छा मुझे बताओ, तुमने क्या महसूस किया है? क्या रंग ढंग मेरी बहन में बदल गए हैं? मैं जानता हूँ तुम उसे अपनी छोटी बहन ही समझती हो और उसका इतना ही ख्याल रखती हो, लेकिन फिर भी इस तरह के शब्द तुम्हें इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। यही वजह है कि मुझे थोड़ा बुरा लगा। वो और कुछ कहते इससे पहले ही मैं बोली थी, मुझे कुछ नहीं कहना जब तक मेरे हाथ में सबूत नहीं आ जाएंगे। मैं आपको कुछ नहीं ही बोलूंगी, बस इतना जरूर कहेंगी कि अपनी बहन पर थोड़ी नजर रखे। वो बहुत छोटी और न समझ है। इस उम्र में लड़कियां बहक जाती हैं। मैं 25 साल की हूँ, मुझे ये सब मालूम है। बस मैं यही बोलना चाहती थी, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर आपको मेरा अंदाज या मेरी बात बुरी लगी है तो मैं माफी चाहती हूँ। मेरा बिल्कुल ये इरादा नहीं था कि मैं आपका दिल दुखाऊं। मैं फौरन ही उनको राजी करने लगी थी, जबकि वो मेरे चेहरे पर हाथ रखते हुए बोले थे, अच्छा ठीक है, मैं ख्याल रखूंगा, तुम आराम कर लो। ये बोलकर उन्होंने मुझे बिस्तर की तरफ इशारा कर दिया था। मेरे पति बहुत अच्छे और नेक इंसान थे। अभी तक उन्होंने मुझे न डांटा था, न मुझसे लड़ाई की थी और न ही मुझे कभी बुरा भला कहा था, बल्कि वो मुझे हमेशा सिर आंखों पर बिठा के रखते थे। यही वजह थी कि अभी भी उन्होंने मुझे बाहर से अंदर बुला लिया था। मेरा दिल बहुत खुश हो रहा था कि मेरे पति को अपनी गलती का फौरन ही एहसास हो गया था, लेकिन अब मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि मैंने जितने दावे से अपनी पति के सामने ये बात कही है कि जब तक मैं सबूत इकट्ठा नहीं कर लूंगी तब तक मैं कोई बात नहीं कहूंगी, यही चीज मुझे अब और ज्यादा परेशान कर चुकी थी। मैं काफी देर इसी बारे में सोचती रही थी, फिर अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया था
कि हफ्ते वाले दिन मेरे पति और मेरे देवर की छुट्टी होती है, लेकिन मेरी ननद को कॉलेज जाना पड़ता है क्योंकि वह एक सरकारी कॉलेज में पढ़ रही है और हफ्ते में उसकी छुट्टी नहीं होती। क्यों न उस रोज अपनी ननद का पीछा किया जाए ताकि पता चल सके कि वह कहाँ जाती है, क्योंकि मेरे पति और देवर हफ्ते वाले दिन देर से उठते हैं। यही वजह थी कि मैं थोड़ा सा मस्त हो गई थी और गहरी नींद सोने चली गई थी। समय धीरे धीरे गुजरता चला गया था। मुझे बहुत ज्यादा हफ्ते का इंतजार था क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि आखिर मामला क्या है, आखिर मेरी ननद करती क्या है जो उसकी वापसी पर ऐसी हालत हो जाती है। कई बार मेरे दिमाग में ये भी ख्याल आया कि थकान की वजह से ऐसा हो जाता होगा, क्योंकि पढ़ाई बहुत टफ होती है और पूरे लगातार 6 से 7 घंटे कॉलेज में बैठना आसान बात नहीं होती। लेकिन उसका अकड़ कर कपड़े धोना, ये बात मुझे समझ नहीं आती थी और फिर उसके कदमों की लड़खड़ाहट भी बहुत कुछ बताने के लिए काफी होती थी। समय धीरे धीरे गुजरता चला गया था और हफ्ते का दिन भी सिर पर आ पहुंचा था। मैं पूरी तैयारी के साथ जागी थी। मैंने सोच लिया था कि अपनी ननद को नाश्ता कराने के बाद मैं फौरन उसके पीछे निकल पड़ूंगी ताकि मुझे पता चले कि आखिर वह कॉलेज में ऐसा क्या करती है जो उसकी वापसी पर हालत ऐसी हो जाती है। मैं जानती थी कि ये मेरा मसला नहीं है, लेकिन मैं इस बात को मानती थी कि ये मेरा परिवार है। अगर मैं अपने परिवार की परवाह नहीं करूंगी तो फिर कौन करेगा। अगर मेरे देवर और पति को इस बात का होश नहीं हो रहा था कि उनकी बहन पीछे से क्या कर रही है, तो मैं इस बात को देखने वाली थी। मुझे पता करना था कि आखिर मेरी ननद कर क्या रही है। यही वजह थी कि सुबह सवेरे ही मैं जाग उठी थी और अपना पर्स वगैरह मैंने पहले ही किचन में रख दिया था ताकि मैं जल्दी से जल्दी उसके पीछे निकल सकूं। मैंने जल्दी जल्दी उसके लिए नाश्ता बनाया था और अपने लिए भी नाश्ता बनाकर मैं पहले ही कर चुकी थी ताकि मुझे बाहर आसानी से घूमने में ताकत मिल सके। मैं बाहर आई तो मेरी ननद जल्दी में निकलने की तैयारी में थी, लेकिन मैंने फौरन ही उसके आगे नाश्ता रखा था और उसको देखते हुए बोली थी, कहाँ जा रही हो, पहले नाश्ता करो उसके बाद जाना। जबकि वह फौरन ही सिरना में हिलाते हुए बोली थी, नहीं भाभी, बहुत देर हो चुकी है, आज जल्दी क्लासेस लगनी है, मुझे जाना होगा। वह जल्दी से बोलकर बाहर निकल गई थी, जबकि मैं भी फौरन किचन में आई थी और अपना पर्स एक तरफ को लटका कर उसके पीछे पीछे निकल चुकी थी। वह एक बस के जरिए जाती थी, जबकि मुझे उसके पीछे एक रिक्शा लेना पड़ा था। बस उसको कॉलेज के पास ही उतारती थी। एक लंबी वक्त के बाद हम लोग मेरी ननद के कॉलेज पहुंच गए थे। मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं मैं बुरी तरह से फंस न जाऊं, लेकिन शुक्र था कि मैं अपने ननद के कॉलेज सुरक्षित पहुंच गई थी। मेरे सामने ही वह बस से उतरी थी। मैं समझी कि अब वह कॉलेज के अंदर जाएगी, मगर इससे पहले ही उसके पास 4 लड़के आए थे। मेरे होश ही उड़ गए थे कि ये सब क्या माजरा है। इन सब ने आते ही मेरी ननद को अपने गले से लगा लिया था और इसके साथ ही वह सब कॉलेज के अंदर चले गए थे। मेरा दिल बहुत अजीब सी हालत में हो गया था। ये सब क्या माजरा था, मेरी समझ से सब बाहर था। मैं भी फौरन उनके कॉलेज के अंदर दाखिल हो गई थी। मेरे पति ने मेरी ननद का एडमिशन बहुत अच्छे कॉलेज में करवाया हुआ था। बेशक वह सरकारी कॉलेज था, लेकिन इस कॉलेज को देखकर मेरे होश ही उड़ गए थे। हर तरफ गहमा गहमी का आलम था। मेरी नजरें अपनी ननद को ढूंढ रही थी। अचानक ही मेरी नजर मेरी ननद पर गई थी, जो कोने में बैठी हुई थी। उसके पास वही 4 लड़के मौजूद थे जो उसके साथ बातें करने में व्यस्त थे। एक का हाथ उसके कंधे पर था तो दूसरे का हाथ उसकी जांघ पर मौजूद था, जबकि तीसरा उसके बालों से खेल रहा था। वे सब इस तरह से एक दूसरे में डूबे थे कि उन्हें किसी की परवाह ही नहीं थी, जबकि मैं हैरान थी कि यह मेरी नंद क्या कर रही है। मैं चुपचाप एक तरफ बैठ गई थी। मेरा दिल अभी भी अजीब सी हालत में था। एक पल के लिए मेरे दिल में यह ख्याल आया कि हो सकता है कि ये उसके दोस्त हों और दोस्तों के बीच तो यह सब होता ही है, मगर इतनी बेतकल्फी मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी थी। थोड़ी देर बाद ही क्लासेस लगने लगा था और बच्चे अपनी अपनी क्लास की तरफ चले गए थे। मैं एक तरफ बैठी हुई अपनी नंद की वापसी का इंतजार कर रही थी। समय धीरे धीरे गुजरता चला गया था। मुझे अपने घर की भी परवाह हो रही थी कि न जाने मेरे पति क्या सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह मेरी पत्नी कहाँ चली गई है, मगर अभी फिलहाल मैं अपनी नंद पर ही फोकस रखना चाहती थी ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी नंद पीछे से हमारे क्या गुल खिला रही है। थोड़ी देर बाद वह क्लासेस से बाहर आई थी, जबकि मैं फौरन अपनी जगह से खड़ी हो गई थी कि ये क्या माजरा है।
अभी तो क्लासेस शुरू हुई थी, फिर उसका अचानक से बाहर आ जाना मुझे कुछ ठीक नहीं लगा था। वह बहुत ही एहतियात से चलकर दरवाजे के पास आई थी और चौकीदार को कुछ पैसे देकर बाहर निकल गई थी। मेरा दिल धड़कना भूल गया था। मैं फौरन उसके पीछे ही आई थी। मैं अभी बाहर आई ही थी कि वह चारों लड़के फौरन बाहर आ गए थे और उसके पास आकर खुशी का इजहार करने लगे थे। ज्यादा संभावना थी कि ये लोग कहीं जाने वाले थे, मगर अचानक ही एक स्पोर्ट्स कार उनके पास आकर रुक गई थी। मेरा दिल और तेजी से धड़कने लगा था। मैं पास ही खड़ी हुई थी। मेरी नंद के चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी, बल्कि उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। वह स्पोर्ट्स कार में बैठ गई थी, जबकि वह चारों लड़के भी उसमें बैठकर न जाने कहां की तरफ रवाना हो गए थे। मुझे कुछ पता नहीं था। मैंने फौरन ही रिक्शा रोका था और गाड़ी के पीछे लग गई थी। वे लोग कहां जा रहे थे मुझे कुछ पता नहीं था। अजीब से रास्तों से गुजरकर गाड़ी जंगल की तरफ रवाना हो गई थी। मेरा दिल और तेजी से धड़कने लगा था। मेरी नंद अपने साथ क्या करने लगी थी, ये कहां जा रही थी, मुझे कुछ पता नहीं था। एक लंबी दूरी के बाद गाड़ी एक अजीब से इलाके में रुकी थी, जहां पर कोई मौजूद नहीं था। मैंने रिक्शा बहुत दूर रुकवाया था ताकि उन्हें बिल्कुल भी मेरी जात पर शक न हो। रिक्शा वाला भी मुझे शक की निगाहों से देख रहा था, जबकि मैंने उसे थोड़ी बहुत बातों के बारे में बता दिया था ताकि वह यहाँ से बाहर आ जाए। मेरी नंद बाहर निकली थी। उसके पीछे ही वह चारों लड़के भी निकले थे और वे लोग मेरी आंखों के सामने ही झाड़ियों में चले गए थे। मेरा दिल ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बंद हो चुका हो। मैं सांस लेना तक भूल गई थी। जो मैंने मंजर देखा था वह मेरी आत्मा को झंझोड़ देने के लिए काफी था। रिक्शा वाला मुझे देखते हुए बोला था, बहन, ये वाकई आपकी ननद है। ये तो बहुत छोटी लड़की है और ये लोग जिस जगह गए हैं यहाँ पर आपकी नंद के साथ कुछ अच्छा सुलूक नहीं किया जाएगा। जबकि मैं भी कोई छोटी बच्ची नहीं थी। मुझे भी पता था कि झाड़ियों के अंदर जाने का नतीजा क्या होता है। मैं अपनी जगह से खड़ी हो गई थी और रिक्शे से बाहर आकर रिक्शे का किराया उस आदमी को दिया था और अपने कदम झाड़ियों की तरफ बढ़ाए थे, जबकि वह रिक्शा वाला मेरे पीछे पीछे आता हुआ बोला था, आप अकेले न जाएं, कहीं खतरा हो, मैं आपके साथ चलता हूँ। वह आदमी काफी उम्रदराज था और बहुत ही अच्छा इंसान लग रहा था। मैंने उसका धन्यवाद किया था और बहुत एहतियात से कदम उठाते हुए झाड़ियों के पास पहुंच गई थी। मुझे अभी भी बहुत ज्यादा डर महसूस हो रहा था। दिल किया कि मैं अपने पति को बताऊं कि मैं कहां पर हूं। यही सोचकर मैंने फौरन एक छोटा सा मैसेज अपने पति को टाइप कर दिया था कि अगर मैं घर वापस न आऊं तो इस जगह पर पहुंच जाना, क्योंकि मुझे अपनी जान भी खतरे में महसूस हो रही थी। मैं बहुत संभलते हुए अंदर दाखिल हुई थी और झाड़ियां हटाते हुए अंदर चली गई थी और जब मेरे सामने का मंजर देखा तो मेरे कदमों तले जमीन निकल गई थी। मैंने शर्म से आंखें मीच ली थी। जो मैंने सोचा था वही हुआ था। मुझे अपनी ननद से घिन आ रही थी। वह उन लड़कों के साथ गलत और उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही थी, बल्कि वह खुशी से यह काम कर रही थी। मैं गुस्से से चिल्लाकर बोली थी, नेहा, यह क्या कर रही हो तुम? मेरी आवाज इतनी तेज थी कि वे सब एक दूसरे से घबराकर अलग हो गए थे और जल्दी जल्दी अपने आप को ठीक करने लगे थे। मैं अपनी नंद के करीब गई थी और एक तमाचा उसके मुंह पर मारा था, जबकि वह बुरी तरह से बौखला गई थी और घबराकर वहां से भागने लगी थी। लेकिन मैंने फौरन ही उसका हाथ पकड़ लिया था, जबकि वह चारों लड़के तो पल में वहां से रफू चक्कर हो गए थे। मैं एक और थप्पड़ अपनी नंद के चेहरे पर मारते हुए चिल्लाई थी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे बाप भाई तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं और तुम यह सब क्या कर रही हो? तुम्हें पता है इसका क्या खमियाजा होगा? तुम्हारी कितनी बदनामी हो जाएगी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मुझे तो तुम्हें अपनी नंद कहते हुए भी घिन आ रही है, जबकि वह बुरी तरह से डर कर कांपना शुरू हो गई थी। मैं और कुछ कहती इससे पहले ही उसने मेरे पांव पकड़ लिए थे और फिर जो बात उसने मुझे बताई थी वह सुनकर मेरे कदमों तले जमीन निकल गई थी और मैं वहीं अपना सिर थाम कर बैठ गई थी। वह कहने लगी कि यह काम वह नहीं करती थी, बल्कि वह तो बहुत ही सिंपल लड़की थी। कॉलेज जाती थी, कॉलेज से घर वापस आ जाती थी, मगर कुछ दिनों पहले उनका कॉलेज ट्रिप पर गया था, जहां पर वह भी गई थी। घर वाले राजी नहीं थे, मगर बहुत मुश्किलों से उसे इजाजत दी गई थी। यह बात तो मुझे भी मालूम थी। रिश्ते के दौरान ही मुझे पता चला था कि मेरी नंद घूमने के लिए किसी ट्रिप पर गई है।
वहाँ पर उसका कहना था कि उन लोगों ने मेरा MMS बना लिया था। यानी जब मैं कपड़े बदल रही थी तो उन लोगों ने मेरी एक छोटी सी वीडियो बना ली थी और मुझे बहुत ही परेशान किया था। वह वीडियो से मुझे ब्लैकमेल करने लगे थे। इन लोगों का कहना था कि अगर तुम हमें खुश कर दोगी तो हम तुम्हारी वह वीडियो डिलीट कर देंगे। लेकिन इन लोगों ने मेरी वीडियो को डिलीट नहीं किया, बल्कि मुझे रोजाना ब्लैकमेल करके मेरे साथ गलत करते हैं। मैंने कई बार इन लोगों के सामने हाथ जोड़कर मिन्नत की, मगर न इन लोगों ने बाज आना था और न ही यह लोग बाज आए थे। इसी वजह से मैंने चुपचाप अब सिर झुका दिया है। यह लोग जो करना चाहते हैं मैं करने देती हूँ, क्योंकि जब भी मैं इन लोगों को मना करती हूँ तो यह लोग मुझे यही धमकी देते हैं कि हम तुम्हारी वीडियो वायरल कर देंगे, तुम्हारे बाप और भाई को भेज देंगे। और इस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। आज भी इन लोगों ने मुझे यही बोलकर बुलाया था कि तुम जल्दी आ जाना, हम कॉलेज बंक करके झाड़ियों में यह काम करेंगे। यह बोलकर वह फूट फूट कर रोने लगी थी। यह बात तो हकीकत थी। जब से शादी हुई थी वह मुझे काफी परेशान लगती थी, क्योंकि शादी के दिनों में जब मैंने उससे मुलाकात की थी तो वह काफी खुश थी। मगर जब से मैं उसके पास आई थी तब से ही मैंने उसके चेहरे पर परेशानी और काफी थकावट देखी थी। मैंने फौरन ही उसे गले से लगा लिया था और उसके आंसू पोंछते हुए बोली थी कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, इन लोगों का बंदोबस्त कैसे करना है यह बात मुझे बहुत अच्छे तरीके से मालूम है। यह बोलकर मैंने फौरन ही अपने पति को फोन किया था और उन्हें वहीं बुला लिया था, जबकि मेरी नंद बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। मैंने अपने पति को धीरे धीरे हर बात बताई थी, जबकि वह बुरी तरह से भड़क उठे थे और अपनी बहन की तरफ गुस्से से लपके थे। मगर मैंने उन्हें संभाल लिया था और उन्हें देखकर बोली थी कि यह गलत है, आपको अभी अपनी बहन का साथ देना चाहिए। अगर घर के मर्द ही उनका हाथ पकड़कर पूरे कद से खड़ा नहीं करेंगे तो वह औरतें कब अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी। मेरी बात मेरे पति को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई थी। उन्होंने फौरन ही पुलिस में शिकायत की थी और उन चारों लड़कों को पुलिस के हवाले कर दिया था। यह बात सच साबित हुई थी। इन लोगों ने मेरी नंद का MMS बनाया हुआ था, जिसे हमने डिलीट करवाया था और अपनी नंद की जान छुड़ाई थी। आज भी मेरी नंद मेरे आगे पीछे घूमकर मेरा शुक्रिया अदा कर रही होती है कि अगर आप उस दिन मेरा साथ नहीं देती, मेरा ख्याल नहीं करती तो आज भी मैं इस नरक जैसी जिंदगी का हिस्सा बनी हुई होती। मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि जब आपकी शादी हो जाए तो अपने ससुराल को अपना परिवार समझो, न कि पति का घर। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।